गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न 20.7। स्टार्ट करते हैं बीएड सेकंड ईयर का तृतीय प्रश्न पत्र का यूनिट सेकंड BD 203 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन या निर्माण। स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको 175 क्वेश्चन करा दिए थे, 176 से स्टार्ट करेंगे आज। पहले तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका जो एग्ज़ाम है 29 अप्रैल से स्टार्ट है, अलीगढ़ वाला, यानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ठीक है। बाकी आगरा यूनिवर्सिटी की कोई डेट आएगी सेकंड ईयर एग्ज़ाम की तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 177, इकाई सेकंड है आपकी, ये यूनिट 2 है। ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की अवधारणात्मक रूपरेखा है, इकाई 2 का नाम। क्वेश्चन नंबर 176 है, समावेशी शिक्षा स्कूल में बालकों की भागीदारी में वृद्धि करती है तथा स्थानीय विद्यालयों के समुदायों, पाठ्यचर्या तथा संस्कृति से उनके बहिष्कार को कम करती है। किसका कथन है? तो ये कथन है बूच एवं एंस्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। तो समावेशीकरण हो जाएगा इसका राइट आंसर, शिक्षा का समावेशीकरण। किसने कहा कि समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है? राइट आंसर हो जाएगा उमा तुली ने कहा, उमा तुले। शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। किसका कथन है? तो ये कथन है श्रीमती R.K. शर्मा का। शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। कथन किसका है? तो ये कथन है प्रोफेसर S.K. दुबे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? 182 का राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा के लिए। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में सभी को एक साथ पढ़ाने का प्रावधान रहता है। वंचित समूह के विद्यार्थी हों या कैसे भी विद्यार्थी हों, तो एक ही छत के नीचे सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना, यही होती है समावेशी शिक्षा। NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है NCF 2005। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? पृथक्करण के। पृथक्करण होता है अलग करना, ठीक है। तो ये इसके सिवाय बाकी अभिभावकों की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है, सफल समावेशन के लिए। क्षमता संवर्धन होना और संवेदनशील बनाना। लेकिन पृथक्करण है यानी अलग, ये नेगेटिव वाक्य है तो ये गलत हो जाएगा। नेगेटिव वर्ड है, वाक्य नहीं वर्ड है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। यह कथन किसका है कि बहुत कम विद्यालय ऐसे होंगे जहां अत्यधिक कमरे एवं जगह होगी जहां पर प्रतिभावान बालक को सामान्य बालक से अलग पढ़ाया जा सके? तो ओटो हैं एक लेखक, उनका कथन है ये। समेकित शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार के शब्दों में देखा जा सकता है? कौन, कहाँ, क्या, उपयुक्त सभी में। वर्तमान समय में सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से संबद्ध करने का श्रेय जाता है। किसको जाता है? समावेशी शिक्षा को।
समावेशी शिक्षा संबंधित है, तो उपर्युक्त सभी से संबंधित है, सामाजिक रूप से वंचित, विशिष्ट बालक और गलियों में घूमने वाले बालकों से। इसमें कक्षा को अनेक भागों में बांटा जाता है। मुख्य शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, दूसरा विशेष शिक्षक दूसरे दलों पर इसी की जांच करता है। स्थिर और घूर्णन शिक्षा कहते हैं उसे। शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों एवं बालिकाओं, ऐसे बालक एवं बालिकाएं जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से सामान्य बालकों और बालिकाओं की अपेक्षा कम क्षमता रखते हैं, को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था करना है, जिससे उनको सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही आगे बढ़ने में मदद मिले और उन्हें हीन भावना का एहसास न हो कि वह दूसरों से अलग हैं। किसका कथन है? ये कथन है स्टीफन और ब्लैक हर्ट का। काला दिल है लेकिन बात बहुत अच्छी की है, ठीक है। स्टीफन और ब्लैक हर्ट का कथन है, नाम है उनका ब्लैक हर्ट। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता, शारीरिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती है। कथन है एस के दुबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा की सहायता से सभी विद्यार्थी योग्यता, लिंग, जाति, भाषा, बुद्धि, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि स्थितियों के किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। किसका कथन है? तो ये कथन है यरशेल का। अब ये कथन कहा गया है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो ये कथन है आर के शर्मा का, श्रीमती आर के शर्मा। समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान किस योजना का है? तो सर्व शिक्षा अभियान का है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दैहिक, संवेगात्मक और सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है। कथन है उमा तुलिका। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं तो श्रवण दोष बालक, दृष्टि दोष बालक और अधिगम अक्षमता वाले बालक, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। समावेशी शिक्षा के लिए विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं? तो सभी को ले सकते हैं, जैसे कि कार्यशील बच्चे, सड़कों पर पाए जाने बच्चे और प्रवासी श्रमिकों के बच्चे। समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं अमेरिका एवं ब्रिटेन में पाई जाती हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आपको पूरा अर्थ क्लियर हो जाएगा। कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षार्थियों का समावेशन करना, ठीक है। समावेशी शिक्षा स्वागत करती है सामान्य बालक का, विशिष्ट बालक का यानी विशेष प्रकार के बालक का। तो आपके दोनों ही सही हो जाएंगे, आ और ब दोनों सही हैं। समावेशी शिक्षा बालकों को किस प्रकार का शिक्षण प्रदान करती है? तो बहुस्तरीय शिक्षण और प्रत्यक्ष शिक्षण विधियों का प्रयोग युक्त शिक्षण, ठीक है, दोनों ही प्रदान करती है। संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लिखित है? तो ये है आर्टिकल 46, ठीक है। शिक्षा का अधिकार है वो तो 45 में है, लेकिन समावेशी शिक्षा अगर पूछे तो आपका 46 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 30 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति की व्यवस्था की गई है? तो देखिए अल्पसंख्यकों की हो जाएगी अनुच्छेद 30 और कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति की हो जाएगी आपकी अनुच्छेद 46 और समावेशी का भी अनुच्छेद 46 है और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 है। एक बस
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस अधिकार को शामिल किया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस अधिकार को शामिल किया गया? तो समान शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 समान शैक्षिक अधिकार। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा काउंसिल में प्रस्तुत किया था? तो यह है गोपाल कृष्ण गोखले, जी.के. गोखले। आरटीई एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? भेदभाव रहित शिक्षा। समावेशी बालक समूह बनाते हैं विषमांगी समूह। विषमांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं समावेशित शिक्षा द्वारा। विशेष शिक्षा संबंधित है पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विद्यालयों को राजनीति से दूर रखना। परीक्षाओं में लचीलापन सही है। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना सही है। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान सही है। विश्वविद्यालयों को राजनीति से दूर रखना, तो यही गलत है, तो निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन था हो जाएगा सही। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी, एकीकृत, नियमित या विशेष? समावेशी आ गया तो बस सब कुछ गलत है। ठीक है, समावेशी बिल्कुल राइट है आपका। समावेशी शिक्षा है, तो समावेशी शिक्षा है विशिष्ट बालकों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा आधारित है सामाजिक दृष्टिकोण पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दार्शनिक दृष्टिकोण पर, या उपयुक्त सभी में। तो समावेशी शिक्षा जो आधारित है आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता उत्सव मनाती है। ठीक है, हो जाएगा बी आपका राइट। निम्न में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन करता है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन्स के अनुसार कक्षा में पिछड़े बालकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? स्टोन्स के अनुसार संख्या होनी चाहिए 20। समेकित शिक्षा किन बालकों पर अपनाई जाती है? तो प्रयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। देख लीजिए, समावेशी शिक्षा स्वागत करती है, समावेशी शिक्षा स्वागत करती है केवल अक्षमता युक्त सीखने वाले का और केवल अक्षमता रहित सीखने वाले का, तो प्रयुक्त दोनों तरह से सीखने वाले का हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से समावेशी शिक्षा की चुनौती क्या नहीं है? क्या चुनौती नहीं है? तो ये लचीला अधिगम वातावरण ये चुनौती नहीं है। समन्वित शिक्षा की मुख्य प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। ठीक है, देख लीजिए, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है, शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है गंभीर दृष्टिबाधितों के लिए। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है अस्थिबाधितों के लिए। समावेशी कक्षा के अध्यापक को किन बातों की जानकारी आवश्यक है? तो सभी की। ठीक है, अधिकार की, भूमिका की, उत्तरदायित्व की। समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो मानसिक विकास हेतु, सामाजिक और शारीरिक विकास हेतु आवश्यक है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है मुख्य धारा में डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, सबसे सुनिश्चित भूमिका है, सबसे मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक कक्षा को मानक निर्देश दे रहा है।
निम्न में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन बा है जो सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? तो उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य नियमित विद्यालयों में निःशक्त को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। ऑप्शन बा हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। ऑप्शन सा हो जाएगा सही। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। समावेशी शिक्षा की अवधारणा की मूल्य मान्यता है कि सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालकों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। ऑप्शन सा हो जाएगा सही। विशिष्ट शिक्षा की संकल्पना है तो क्षमताओं को विकसित करके कमियों की क्षतिपूर्ति करना। उत्तम विशिष्ट शिक्षा वह है जो अलगाव के बजाय एकीकरण पर ध्यान दे, कौशल विकास पर अधिक ध्यान दे और अक्षमताओं से ध्यान हटा दे। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जटिल विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय खोलने की बात करती है। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों होते हैं। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम जो विकास हुआ आपका वो हुआ था यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक हैं तो इटार्ड। देखो कहाँ हुआ था विशिष्ट शिक्षा का विकास सर्वप्रथम? यूरोप में। और विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? इटार्ड। इटार्ड। विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है, यह कथन किसका है? यह कथन क्रुकशेंक का है। विशिष्ट शिक्षा की काउंसिल ने असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए किन आवश्यकताओं का सुझाव दिया? तो ये उपयुक्त सभी आवश्यकताएं हैं, आप लोग देख लीजिए। विशिष्ट शिक्षा में बालकों को किन योग्यताओं का विकास किया जाता है? बालकों की किन योग्यताओं का विकास किया जाता है विशिष्ट शिक्षा में? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। कार्यात्मकता, ज्ञानार्जन, गुणवत्ता का। निम्न में से कौन सी विशिष्ट शिक्षा की मान्यता नहीं है? तो विशिष्ट शिक्षा की प्रक्रिया भिन्न नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। कथन किसका है? तो यह कथन है जेडी हंट का। विशिष्ट शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भेदभाव का सिद्धांत पर आधारित है। सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना किसका अंग है? तो ये अंग है एकीकृत शिक्षा का। एकीकृत का पर्याय है मुख्यधारा और मानकीकरण दोनों। शिक्षा की मुख्यधारा सामान्य व प्रतिभाशाली बालकों की सांसारिक, अनुदेशात्मक, सामाजिक एकीकरण को अनुदेशित करती है। यह शिक्षण योजना कार्यक्रमों तथा क्रियाओं पर आधारित है तथा इसके सामान्य व विशिष्ट शिक्षा प्रशासकीय, अनुदेशात्मक तथा सहयोगी कर्मचारियों के उत्तरदायित्व के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। कथन है कोफमैन का। मुख्य धारा के घटक हैं, तो मुख्य धारा के उपयुक्त सभी घटक हैं शिक्षा में एकीकरण, शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण। शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित, पूर्ण रूप से अपंग नहीं। शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित यानी पूर्ण रूप से अपंग नहीं,
बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। कथन है स्टीफन तथा ब्लैक हार्ट का। विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। पृथक और विशिष्ट दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। पृथकीकरण शिक्षण व्यवस्था का उदाहरण है आवासीय विद्यालय योजना। समावेशी आवासीय विद्यालय योजना यानी कि आपका विद्यालय भी है और उसी में आवास है, यानी कि हॉस्टल वगैरह आप कह सकते हैं। बच्चा वहीं रहेगा, वहीं पढ़ेगा, ठीक है, गार्जियन से दूर रहेगा। तो यही है पृथकीकरण शिक्षण व्यवस्था। जैसे कि आपका नवोदय विद्यालय हो गया, तो ये पृथकीकरण शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, नवोदय विद्यालय वगैरह। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ऑप्शन आ हो जाएगा आपका राइट। समावेशी शिक्षा स्कूल में बालकों की भागीदारी में वृद्धि करती है तथा स्थानीय विद्यालयों के समुदायों, पाठ्यचर्या तथा संस्कृति से उनके बहिष्कार को कम करती है। किसका कथन है? तो ये कथन है बूथ एवं एंस्को का। बूथ एवं एंस्को, ये बूथ है, ठीक है, बूथ थोड़ा कट गया है, ठीक है, बूथ है ये। समावेशी विद्यालय के प्रकार हैं, तो उपयुक्त सभी समावेशी विद्यालय के प्रकार हैं। पब्लिक विद्यालय भी हो सकता है समावेशी, निजी विद्यालय भी हो सकती है और गृह शिक्षा भी हो सकती है। मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा हो सकती है आवासीय विद्यालय में और विशेष विद्यालय दोनों में हो सकती है। शैक्षिक मंदता का मुख्य कारण विद्यालय में उपस्थित होता है दोषपूर्ण विद्यालयी वातावरण या कठोर पाठ्यक्रम। तो आ और ब हो जाएंगे आपके दोनों राइट आंसर। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। विकलांग एवं अक्षम विद्यालयों क्या है, हाँ, विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है। तो विशेष कक्षा, विशेष अध्यापकों, विशेष पाठ्यक्रम उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है मुख्य धारा, विशिष्ट शिक्षा और समन्वित शिक्षा। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएगा? तो 45 घंटे पढ़ाएगा। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में अगर 70 विद्यार्थी हैं, मतलब 70 शिक्षार्थी हैं या विद्यार्थी की बात है, तो उस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक होंगे 3 शिक्षक होंगे। अगर 70 बच्चे हैं तो टीचर होने चाहिए 3 टीचर। एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए, संतुलित दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि ज्यादा दे दिए, संतुलित दिया जाना चाहिए, ठीक है। शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्र का अनुपात क्या है? तो 30 पे 1 प्राथमिक में, ठीक है, 30 पर 1। तो इस हिसाब से तो यहाँ पर अगर 70 हैं, हाँ, तो 3 होंगे। 70 पे दिया था ना, ये आपका 3 दिया था, तो 30 पे 1, 30 पे 1 60 हो गए, बाकी बचे 10, इसलिए यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर 60 देता तो 2 रहते, ठीक है। तो 30-1 का अनुपात होना चाहिए प्राथमिक कक्षा में शिक्षक का, ठीक है, 30 स्टूडेंट और 1 टीचर। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस हैं, तो 200 कार्य दिवस हैं। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर के कार्य दिवस हैं। माध्यमिक स्तर की बात हो रही है, तो ये 220 है, ठीक है। प्राथमिक के कितने थे? 200 थे, ठीक है। अब माध्यमिक की बात हो, 1 से 5 प्राथमिक होता है, उसके थे 200 दिन,
और कार्य दिवस के 200 दिन यानी 200 दिन पढ़ाई, और माध्यमिक स्तर 6 से 8 उनका है 220 दिन। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? तो समावेशी विद्यालय में होना चाहिए। आरटीई एक्ट के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा? तो 25% गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है? तो यह कथन है, ठीक है, तो यह मत है कोठारी आयोग का। बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन किया जाता है, बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन किया जाता है प्री प्राइमरी हेतु। ममता विद्यालय किसके लिए होते हैं? ममता विद्यालय होते हैं मानसिक मंदित हेतु, मानसिक मंदित हेतु। संकेत विद्यालय संचालित होते हैं मूक बधिर छात्रों के लिए। स्पर्श विद्यालय का संचालन किया जाता है दृष्टिबाधित छात्रों हेतु। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए राजकीय विद्यालय है प्रयास विद्यालय। प्रयास विद्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रयास विद्यालय आपका लखनऊ एवं प्रतापगढ़ में स्थित है। ममता विद्यालय स्थापित है कहाँ पर? तो ये आपका इलाहाबाद में भी है, लखनऊ में भी है। नेक्स्ट है आपका अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ है? ये आपका वाराणसी में है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? जो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। असमर्थ बालकों हेतु विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है? पूर्ण या अंशकालिक, दोनों ही हो सकती है। मुख्य धारा को विद्यालयी वातावरण में सफल बनाने के लिए किसका सहयोग अनिवार्य होता है? तो माता पिता, अध्यापक और प्रबंधकों का उपयोग सभी का अनिवार्य होता है। कक्षा का वातावरण निर्भर करता है छात्रों पर और शिक्षकों पर, और वह दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। शिक्षा की अनुकूलित प्रक्रिया का ज्ञान एवं कौशल आवश्यक है, सामान्य शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को या दोनों को? तो विशिष्ट शिक्षकों को हो जाएगा राइट आंसर। कक्षा का प्रबंधक मुख्य निर्धारक होता है भौतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। विद्यालय का वातावरण निर्भर होता है प्राचार्य पर, शिक्षकों पर, छात्रों पर, तो सभी पर होता है, ठीक है। एक अच्छे वातावरण के लिए विद्यालय में किन क्रियाओं को करवाया जाना चाहिए? तो उपयुक्त सभी एक्टिविटी हैं ये करानी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, ठीक है, अभिव्यक्त करने के लिए आज़ादी दी जाए, विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है, कुछ भी, ठीक। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाए। कक्षा में सामाजिक व भावात्मक वातावरण उत्पन्न किया जाए। कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? मानवीय और प्रजातांत्रिक, तो आपका दोनों ही टाइप का होना चाहिए, मानवीय भी होना चाहिए, प्रजातांत्रिक भी होना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण किन संबंधों पर निर्भर करता है? सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण किन संबंधों पर निर्भर करता है? तो सभी पर निर्भर करता है, ठीक है। अध्यापक तथा विद्यार्थी के संबंधों पर, विद्यार्थी के मध्य संबंधों पर, अध्यापक व प्रधानाध्यापक के संबंधों पर। छात्रों के प्रति किस प्रकार की समझ का शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है? तो छात्रों की रुचियां जानने का और छात्रों की आवश्यकताएं जानने का, तो और बस दोनों हो जाएंगे राइट। विद्यालय का पहला उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय का पहला उद्देश्य होता है बच्चों में चिंतन कौशल बढ़ाना और बच्चों की योग्यताओं को बढ़ाना, दोनों ही हो जाएंगे राइट। शिक्षण कक्ष में समावेशी शिक्षा की सहयोगी पाठ्य सामग्री कौन सी है? तो यह है पाठ्यक्रम। कक्षा प्रबंधन की विभिन्न सहायक प्रविधियां हैं, तो उपयुक्त सभी प्रविधियां हैं मार्गदर्शन दर्शक सेवाएं, क्रियात्मक अनुसंधान और पुनर्वलन का प्रयोग। अध्यापक को किन कक्षा प्रबंधन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आपके।
शैक्षिक वातावरण की व्यवस्था, अनुदेशनीय वातावरण का संगठन और शैक्षिक तकनीक का प्रयोग। शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय दिया I.K. डेविस ने। किसने कहा कि कक्षा कक्ष में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायक होती है, बाधा पैदा करती है, प्रेरणा देती है या फिर रोक लगाती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूबी। कक्षा में विविधताओं पर नियंत्रण करने की प्रविधि है, तो उपयुक्त सभी प्रविधियां हैं। शिक्षण को विराम देना, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना और उदाहरणों के साथ शिक्षण। शिक्षण में पुनर्वास उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो उपयुक्त इसका हो जाएगा शिक्षण कौशल के रूप में। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। शिक्षा मनोविज्ञान जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बच्चों के व्यवहार का, उनके बिहेवियर का स्टडी की जाती है, यानी कि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वे हैं समस्यात्मक और कम गति से सीखने वाले और मंदबुद्धि बालक, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पृथक कक्षाओं यानी अलग कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है, डाल्टन प्लांक। विशेष कक्षा के लिए आवश्यक है विशेष विधि, विशेष अभ्यास और विशेष बालक, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है आवासीय विद्यालय योजना। ठीक है, आवासीय विद्यालय योजना। टारगोसन के अनुसार विशिष्ट कक्षा में छात्रों की संख्या होनी चाहिए 8 से 10। प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय है ज्ञान प्रबोधिनी। प्रभावशाली कक्षा कक्ष के लिए बैठने की व्यवस्थाएं हैं अधिकार विधि द्वारा, विशाल समूह स्थान और लघु समूह स्थान। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अब चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं कल। धन्यवाद, शुभ रात्रि।